आइए आज इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर बात करते हैं। हम तराइन के इस महायुद्ध और एक ऐसी प्राचीन युद्ध कला की गहराई में जा रहे हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। तराइन की वो गूंज जो सदियों बाद आज भी साफ सुनाई देती है। सीधे इस दास्तान के सबसे रोमांचक और चरम बिंदु से शुरुआत करते हैं। मैं हूं पृथ्वीराज चौहान, जिसकी आंखें छीनने के बाद भी मेरी शब्दभेदी बाण ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। जरा इस कथन की ताकत को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसे दृष्टिहीन योद्धा के अदम्य साहस की हुंकार है जिसने अपनी सबसे बड़ी ताकत छिन जाने के बावजूद अपने सबसे बड़े शत्रु पर अचूक वार कर दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा रहस्य जन्म लेता है। अक्सर जयचंद की गद्दारी का जिक्र आता है, पर क्या कहानी इतनी ही सीधी थी? क्या ये सिर्फ दो राजाओं की आपसी रंजिश थी, या फिर इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक चाल थी जिसे ऐतिहासिक विवरणों में शायद थोड़ा सरल रूप दे दिया गया? सोचने वाली बात है ना? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें तराइन के युद्ध के मैदान में उतरना होगा। और सच कहा जाए तो ये सिर्फ दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि युद्ध लड़ने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का, दो अलग संस्कृतियों का सीधा आमना सामना था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की रणनीति है जो पूरी तरह से विशाल हाथियों और पारंपरिक आमने सामने की भारी भरकम बहादुरी पर टिकी थी, और ठीक सामने मोहम्मद गोरी की फौज जिसकी पूरी युद्ध शैली गति, फुर्ती और तेज चालों पर केंद्रित थी। जब भारी भरकम ताकत का मुकाबला तेज गति और फुर्ती से होता है तो मैदान का नक्शा पूरी तरह बदल जाता है। और इसी रणभूमि के पीछे की राजनीति को समझने के लिए जयचंद की भूमिका के सच को भी उजागर करना बहुत जरूरी हो जाता है। इतिहास के पन्ने खंगालने पर पता चलता है कि ये विश्वासघात अचानक से नहीं हुआ था। इसके तार संयोगिता के अपहरण की घटना से तो जुड़े ही थे, लेकिन बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं थी। ये दरअसल पूरे उत्तर भारत में सर्वोच्च सत्ता हासिल करने का एक बहुत बड़ा संघर्ष था। एक राज्य को अलग थलग करके खुद को सबसे शक्तिशाली शासक साबित करने की एक सोची समझी रणनीति। खैर, सत्ता के इस खेल से हटकर अब लौटते हैं उस सबसे हैरान कर देने वाले पहलू की तरफ, यानी शब्दभेदी विद्या का असली रहस्य। इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। ये शब्दभेदी विद्या आखिर है क्या? ये प्राचीन भारतीय युद्ध कला का एक बेहद दुर्लभ कौशल है जिसमें अपना लक्ष्य देखने की जरूरत ही नहीं होती। निशाना सिर्फ और सिर्फ सामने से आ रही ध्वनि के आधार पर लगाया जाता है। बिना देखे अचूक प्रहार करना। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सटीक विज्ञान था। इसके 3 मुख्य चरण थे। पहला, अपनी आंखों पर निर्भरता को शून्य कर देना। दूसरा, महज कदमों की आहट या आवाज से लक्ष्य की दूरी और सटीक दिशा का अनुमान लगाना। और तीसरा, अपने कानों और हाथों के बीच एक ऐसा असाधारण संवेदी समन्वय बैठाना जो अचूक हो। ये मानसिक और शारीरिक एकाग्रता की चरम सीमा है। इतिहास का वो नाटकीय पल तब आया जब इसी अद्भुत एकाग्रता का इस्तेमाल किया गया। गोरी की आवाज की दिशा और दूरी को पहचाना और बिना आंखों के सफलतापूर्वक लक्ष्य भेद दिया। उस भरी सभा के शोर शराबे के बीच सिर्फ एक आवाज पर फोकस करना और वो अचूक तीर चला देना। ये पूरी घटना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि प्राचीन भारतीय युद्ध कलाएं कितनी उन्नत थीं। ये साफ तौर पर बताता है कि शब्दभेदी विद्या महज कोई अतिशयोक्ति या लोक कथा नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन युद्ध विज्ञान के चरम विकास का एक ठोस और जीता जागता उदाहरण है। तो इस पूरी ऐतिहासिक दास्तान से हमें क्या मिलता है? ये केवल हार जीत का किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी अडिग विरासत है जो सदियों का सफर तय कर चुकी है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। क्या वाकई तराइन में मिली हार का इकलौता कारण जयचंद की गद्दारी थी, या फिर हमें ये स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद गोरी की युद्ध कला और सैन्य रणनीति उस समय के हिसाब से कहीं ज्यादा तेज और आधुनिक थी? इतिहास को सिर्फ विश्वासघात के नजरिए से नहीं, बल्कि सैन्य रणनीति के विकास के चश्मे से भी देखे जाने की जरूरत है। ये निश्चित रूप से इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए।